जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य सिद्धांत के बारे में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान भास्कर की कृपा से, आज उनके अनुग्रह से आज ये इच्छा हुई कि हमने हर विषय पे बना रखी है कुंडली और आप लोगों को गणना समझा रहा हूँ। लेकिन सूर्य सिद्धांत का कोई विषय हमने नहीं लिया, तो आज मैं आपको वही लेके चल रहा हूँ, यानी पूर्ण गणना इतना ही लेके चलूँगा किताब की तरह। जो मुख्य है, जिस जो गणना का जो आधार है, जो अनिवार्य चीज़ें हैं, केवल उन्हीं विषय को मैं लेकर चलूँगा आप लोगों को समझा करके। जैसे मैंने आपको पहले युग के बारे में बता दिया था कि महायुग क्या होता है, तो मैंने बताया था एक महायुग का जो मान होता है वो 43,20,000 वर्ष होता है। यानी चारों युगों को, चाहे वो कलयुग, द्वापर, त्रेता, कृतयुग यानी सतयुग, इन चारों का जो योग होता है वो एक महायुग होता है। और एक महायुग को जब हम 1000 से गुणा कर देते हैं तो वो एक कल्प हो जाता है, वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो इस तरह से हमारी जो सृष्टि की जो गणना है उसकी गणना हम करते हैं। इसमें हमें निकालना है, महायुग में पहले आपको निकालना सिखा दे तो फिर कल्पादि में कैसे गणना करोगे उसको, उसे आसानी से तब आप समझ लोगे। तो पहले आप महायुग में, एक महायुग में एक ग्रहों की जो भगण संख्या है वो कितनी होती है, कितने वो चक्कर लगाते हैं। उसके बाद है कि एक महायुग में सावन दिनों की संख्या क्या होती है। सावन दिन आप जानते हैं कि एक सावन दिन होता है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का जो मान होता है वो सावन दिन होता है। तो इस तरह से जब एक महायुग है उसमें सूर्य ने कितने चक्कर लगाए, चंद्रमा ने कितने चक्कर लगाए, बृहस्पति ने कितने चक्कर लगाए। तो जब ये आधार हमको गणना का पता चल जाएगा कि एक महायुग में इतने चक्कर लगा लेती ग्रह और एक कल्प में इतना लगा लेती है, तो आने वाले समय में ग्रह की क्या स्थिति होगी उसकी गणना हम सटीक कर लेते हैं। कोई भी गणना है उसका आधार जरूरी है कि हम उसका आधार क्या है, बेस क्या है। तो ये हमारी ऋषियों की कृपा है लोगों पे कि उन्होंने ऐसे गणना का आधार बता रखा है, तो उसको हम आप लोग समझिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक महायुग में सावन दिनों की संख्या। अब सावन दिनों की संख्या आप जानते हो कि एक साल में सावन दिन कितने होते हैं, 366, यानी 366 दिनों का हमारा जो है एक वर्ष होता है। तो उसको क्या करेंगे, जो महान, मैंने आप पता है एक महायुग का मान कितना था, यानी 43,20,000। 43,20,000 को आप 366 से गुणा कर दीजिए। उससे गुणा करने से आपका जो मान है वो निकल आएगा। किसका? नक्षत्र मान। उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मान। मैं बता देता हूँ आपको। सावन दिनों की संख्या निकालनी है तो सावन दिनों की संख्या निकालने के जो सूत्र है पहले वो आप समझ लीजिए कि सावन दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या होगा, नक्षत्र भगण संख्या। नक्षत्र भगण संख्या में से सौर्य का जो भगण संख्या है, यानी सौर्य मतलब जो ग्रह है वो कितना चक्कर लगाती है एक महायुग में, उसे आप घटा दें। क्योंकि नक्षत्र में आप जानते हो चंद्रमा है, चंद्रमा की गति तेज है, तो वहाँ जो है गति ज़्यादा होगी, और जहाँ सौर्य है वहाँ कम होगा। तो उसको निकालने के लिए मैं बताया, एक नक्षत्र भगण संख्या निकालने के लिए जो महायुग है उसको आप 366 से गुणा कर दीजिएगा तो एक नक्षत्र भगण संख्या आपकी निकल जाएगी। सौर्य की बता दें, सौर्य भगण संख्या क्या है। मैंने आपको बताया था कि 43,20,000 इस सौर ग्रह की, यानी सूर्य की, सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की जो भगण संख्या है और 43,20,000 है। चंद्रमा की अलग है, चंद्रमा की है, इन गणना उस तरह लिखने में ज़्यादा हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा। 57, 75, 33, 36 ये चंद्रमा की है। और इसके बाद बृहस्पति की 3,64,220 है। शनि की 1,46,568। और राहु का, अनिपात का जो है, राहु की भगण संख्या जो है वो 2,32,238 है। तो इसको क्या घटाना, ये ध्यान रखो। जो नक्षत्र संख्या है, नक्षत्र संख्या कहाँ से आएगी, ये मैंने बताया कि 43,20,000 को आप 366 से गुणा कर दीजिएगा तो नक्षत्र भगण संख्या आपकी आ जाएगी। उस नक्षत्र भगण संख्या में से हर ग्रह की, जैसे सूर्य की,
बुध की, शुक्र की तो यही है, इसको घटा दीजिए, इससे आपका सावन दिन निकल आएगा। सावन दिन जैसे मैंने एक घटाया 1,58,22,37,828 में से 43,20,000 मैंने माइनस कर दिया, तो 1,57,79,17,828 ये बचा। ये किसकी सावन दिन की संख्या है? ये सावन दिन समझो, ये क्या है? सावन दिन। ये कहलाते हैं सावन दिन। किसका? सूर्य का, बुध का, शुक्र का एक ही है। इससे आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो सावन दिन आया है, सूर्य, बुध और शुक्र का यही होगा। अब चंद्रमा का है। अब चंद्रमा वाले में कि 1,58,22,37,828 में से ये संख्या आपने घटाई, चंद्रमा की भग्न संख्या। चंद्रमा की जब भग्न संख्या हम घटाते हैं तो इसका भी मान क्या निकल के आया? 1,52,84,492। ये चंद्रमा का सावन दिन का मान आपका निकल कर आ गया। इसी तरह दूसरे ग्रह, अब मंगल, बृहस्पति मैंने आपको बता ही दिया कि चंद्रमा का। इसके बाद बृहस्पति का देख लीजिए। बृहस्पति का मान, बृहस्पति का जो भग्न संख्या है, भग्न संख्या है 3,64,220। तो इसको जब घटाएंगे आप नक्षत्र भग्न संख्या में से तो उसका भी निकल के आ जाएगा। गुरु का सावन दिन का मान यानी 1,58,19,73,608 ये गुरु का निकल आया। इसके बाद रह गया शनि। शनि का हमने निकाल लिया, जो भग्न संख्या, नक्षत्र भग्न संख्या, उसमें से 1,46,568 घटा दीजिए शनि का। यानी ये समझ लो एक महायुग में शनि की ये गति है। इतने बार ये चक्कर लगाता है। ये मान जो दिए गए भग्न संख्या, इस समझ लो एक महायुग में यानी 4,43,20,000 वर्षों में शनि ने इतने चक्कर लगाए। एक चक्कर मतलब एक पूरी 360 डिग्री, समझ गए ना? क्योंकि राशियाँ तो 12 होती हैं, यानी 360 डिग्री घूमने के लिए कोई भी ग्रह है उसने इतने चक्कर लगाए हुए हैं। एक महायुग में शनि ने इतने चक्कर लगाए। तो सावन दिन, जैसे हमारा जो सावन दिन है, अगर हम उसमें गणना करें तो शनि ने कितने चक्कर लगाए हुए हैं, वो सावन दिन कितने हुए वो हम निकाल रहे हैं। गणना क्या करें? सावन दिनों की गणना कर रहे हैं भाई कि इतने तो उन्होंने लगा दिए, इतने नक्षत्र लगा दिए, लेकिन हमारे दिन कितने बीते उस चक्कर लगाने में। जितना शनि ने इतने चक्कर लगाए, उतने चक्कर लगाने में हमारे कितने दिन खर्च हुए, उसकी गणना हम यहाँ कर रहे हैं कि कितने सावन दिन हमारे व्यतीत हो चुके। तो शनि में हमारा है यानी 1,58,, ये हो जाएगा करोड़ 20,91,260 है। इतने हमारे जो है सावन दिन व्यतीत हुए। राहु का, राहु ध्यान रखो, राहु क्या? अपोजिट, यानी सूर्य चंद्रमा का जस्ट अपोजिट, इसे चाप भी पात भी बोलते हैं। तो राहु का निकालना है। राहु के लिए जो मान है नक्षत्र भागण संख्या में से, जो राहु का, ये राहु का भग्न संख्या है, ये राहु की भग्न संख्या है। राहु की भग्न संख्या को आप प्लस करेंगे, इसमें जो भी नक्षत्र में उसमें प्लस किया जाता है क्योंकि अपोजिट चलता है, तो उसमें जुड़ जाएगा। तो 1,58,24,70,066 इतने सावन दिन जो है ये निकल के आते हैं। इस तरह से हमने देखा कि एक महान युग में ग्रहों का जो सावन दिनों की संख्या है वो हमने निकाल दी। एक आपका रह गया है, बता दिया सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, मंगल रह गया है। मंगल का आप नोट कर लीजिए। तो मंगल का यानी 58, 22, 37, 828 माइनस मंगल की भ्रमण से, मंगल की जो
भ्रमण संख्या है, भगण संख्या, भ्रमण नहीं भगण संख्या, वो है 22 96 832 ये हमने माइनस कर दिया। तो इनकी जो सावन दिन का मान आया मंगल का 15 57 99 57 99 40 996 ये मंगल का सावन दिन हो गया। ये मंगल का सावन, ये मंगल का सावन दिन निकल आया। तो इसी तरह 9 ग्रहों का हमने सावन दिन का मान निकाल दिया। अब सावन दिन के बाद हम इसका अधिमास है 6 मास, 6 मास कितना है, यानी पूरे एक युग का निकाल दिया। ये तो हमने निकाला एक युग का। अब इसी से हमें जब कल्प का निकालना पड़ेगा, तो कल्प का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे। तो एक कल्प में इन्होंने कितना चक्कर लगाया ग्रहों ने, इसी को गुणा कर देंगे हम। तो चाहे वो भगण संख्या निकालनी है, चाहे सावन दिन निकालना है, इनको दोनों को हम 1000 से गुणा कर देंगे 1000 से। तो इस तरह से ये सावन दिन के मान भी निकल जाएंगे एक कल्प में कितने होंगे। इसी तरह भगण संख्या को भी जब 1000 से गुणा कर दोगे तो एक कल्प में कितना है वो भी निकल आएगा। तो ऐसे मैं बाद में वीडियो बना के भी आप लोगों को समझा दूंगा कि भगण संख्या, सावन दिन संख्या, यानी एक कल्प में कितना होता है। केवल उसको इसी संख्या को आपको केवल 1000 से गुणा करना है। तो इस तरह से आप लोग ये भी ध्यान रखें कि एक महायुग में सावन दिनों में, क्योंकि जो गणना का आधार है, पंचांग जो बनते हैं, उन पंचांगों का आधार यही है कि भाई हमारे पास जो सूर्य आप जानते हैं सृष्टि के कर्ता है। सूर्य की जो उत्पत्ति हुई है वो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ हुई है 0 से, और मीन के अंत तक जब तक ये भ्रमण कर लेते हैं एक राशि पे तब तक ये माना जाता है। तो एक महायुग, ये ध्यान रखो, महायुग में ये सूर्य की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद इनका जो प्रलय है वो सब बात की है, मैं आपको बस समझाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान रखो गणना की दृष्टि से कि जो सूर्य है किस तरह से गणना का भगड़ा कर रहे हैं, एक महायुग में कितने बार परिक्रमा करी, ये आप समझ लीजिए। ग्रहों का अरे कोई सूर्य ही नहीं, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, उसके बाद सावन दिन आपने निकाल लिया। उसके बाद आपने ये निकाला ये चंद्रमा का है, चंद्रमा का निकाल दिया आपने, बृहस्पति का सावन दिन हो गया, शनि का सावन दिन निकल आया, राहु का निकल आया। अब इसी के आधार पर हमारी जो गणनाएं हैं आगे वो हम करते रहेंगे। तो आप लोगों की वीडियो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि एक महायुग में सावन दिनों की संख्या क्या है, उनकी भगण संख्या क्या है, ये आपके समझ में आ गई होगी। और जो चीज़ नहीं समझ में आई आपको ना पूछिएगा, क्योंकि आगे हमें आप लोगों को जैसे हरगण साधन करना है, यानी कोट से, यानी कल्प से और कलयुग से, दोनों से हरगण साधन करना बता दूंगा। और अधिक मास कैसे निकलते हैं, 6 मास कैसे निकलेंगे, तिथियाँ कैसे निकलेंगी एक महायुग में, उसकी भी आगे वीडियो में बना के आप लोगों को दे दूंगा। फिर आगे आप लोगों को फिर गणना करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये भी आधार जो है, गणना का आधार है, कोई पूछ बैठे, कोई तुम्हारे सामने फंस जाए तो आपको कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप बता सको कि भाई एक महायुग में इतने वर्ष होते हैं, एक महायुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। अगर हमें इसको सावन दिन बनाना है तो इसी 4,32,000 को, यानी 43,20,000 को हम 366 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो वो जो है हमारे नक्षत्र, वो उसे ध्यान रखो, वो नक्षत्र भगण संख्या निकल आएगी। नक्षत्र भगण संख्या में अंतर होता है 366। सावन दिन बनाने में अलग गणना हो जाती है, क्योंकि अभी सावन दिन जो है सूर्योदय से सूर्योदय है, और उसका मान जो निकालोगे तो उसमें 360 से गुणा करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सावन दिन हमारे जो होते हैं 360 ही होते हैं, और ये नक्षत्र वाले इनकी संख्या अलग है। 366 हमारी गणना होती है, वो 360 से होती है। तो उसी गणना को आप 43,20,000 को जब आप 360 से गुणा करेंगे तो वो आपका 100 मास निकल आएगा। तो उसको मैं आपको बाद में बताऊँ कैसे क्या करना है, अभी आप इतना ही समझें
और वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, आप पुनः कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में वही चीज़ आपको दोबारा समझा दूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।